A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो बल्ब जिनकी जानकारी 200 वॉट 220 वोल्ट तथा 100 वॉट 220 वोल्ट है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं यानी सीरीज में जुड़े हैं। जब इस संयोजन को 220 वोल्ट के विद्युत प्रदाय से जोड़ते हैं तो उनके द्वारा शक्ति की खपत होगी लगभग। उनके द्वारा से हमारा मतलब हो जाएगा जो दो बल्ब हैं उनके द्वारा शक्ति की खपत होगी लगभग। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न के कई क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और इस पैटर्न से रिलेटेड मैंने आपको कई क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व करवाए हुए हैं। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में सॉल्व करवाने वाला हूं। एक एक स्टेप में आपको यहां पे डिटेल में समझाऊंगा। मैं चाहूं तो ये क्वेश्चन आपको 1 मिनट में भी करवा सकता हूं लेकिन फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए एक एक स्टेप में आपको यहां पे डिटेल में समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम यहां पे लगने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ, दो बल्ब की यहां पे बात हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, फिर इसके बाद दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन में जो जो कंडीशन दी गई है इसी के अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो बल्ब जिनकी जानकारी 200 वॉट 220 वोल्ट। देखिए ये जो आपका आंकड़ा दिया गया है ये पहले बल्ब के लिए दिया गया है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद लिखा है तथा 100 वॉट 220 वोल्ट है। तो ये जो आपका आंकड़ा दिया गया है ये दूसरे बल्ब के लिए दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, फिर उसके बाद दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे। तो पहले बल्ब का प्रतिरोध हमें पता तो है नहीं, तो मैं मान लेता हूं कि पहले बल्ब का जो प्रतिरोध है वो क्या है, वो R1 है, ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे V² अपॉन में P। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, V1 का स्क्वायर लिख दूंगा और अपॉन में P1 लिख दूंगा। ये क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे पहले बल्ब का प्रतिरोध निकाल रहे हैं, इसीलिए V1 का स्क्वायर अपॉन में P1 ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखिए पहले बल्ब के लिए आंकड़े आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब V1 की वैल्यू क्या दी गई है, V1 की वैल्यू हमें 220 वोल्ट दी गई है। तो V1 की जगह हम रखेंगे 220 को। अब क्योंकि V1 का स्क्वायर है तो दो बार हमें यहाँ पे 220 लिखना होगा और अपॉन में क्या है P1। P से मतलब हमारा पावर हो जाएगा और P1 की वैल्यू देखिए ये 200 वॉट दी गई है। तो P1 की जगह हम क्या रखेंगे, 200 को रख देंगे, ये मैंने रख दिया। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा और ऊपर यहाँ पे ये 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पे ये 1 बचा हुआ क्योंकि 2 1 जा 2 हमने किया, तो इस 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब 11 की मल्टीप्लाई आप 22 में करवा दीजिए। जब आप 11 की मल्टीप्लाई 22 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जो R1 की वैल्यू मिल जाएगी वो मिलेगी 242 और किस में आएगी, ओम में, क्योंकि प्रतिरोध को निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस को, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो पहले बल्ब का प्रतिरोध जो हमने R1 माना हुआ था इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है 242 ओम। तो मैं ऊपर अब यहाँ पे लाके लिख देता हूँ R1 की वैल्यू जो हमें मिल चुकी है वो कितनी मिली, 242 ओम, ये हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे बल्ब का प्रतिरोध यहां पे निकालेंगे। तो दूसरे बल्ब का प्रतिरोध हमें पता तो है नहीं, तो क्या मानेंगे, R2 मान लेंगे। तो R2 इज इक्वल टू फॉर्मूला वही यूज करेंगे V² और अपॉन में P। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे बल्ब के लिए निकाल रहे हैं तो V2 का स्क्वायर और अपॉन में P2 ये कर देंगे। अब देखिए दूसरे बल्ब के लिए आंकड़े आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो V2 की वैल्यू क्या है, 220 है, 220 रखेंगे क्योंकि V2 का स्क्वायर है तो 220 गुणे 220 यहाँ पे दो बार हमें लिखना पड़ेगा और अपॉन में P2, P से मतलब पावर जो कि कितनी दी गई है 100 वॉट यहाँ पे,
तो यहाँ पे मैं 100 ये लिख देता हूँ। अब ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 22 की मल्टीप्लाई 22 में करवा दीजिए, 22 की मल्टीप्लाई 22 में, तो R2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, R2 की वैल्यू हमें मिलेगी 484 ओम। तो हमने यहाँ पे दोनों बल्ब का प्रतिरोध निकाल लिया है। अब क्वेश्चन में जो आगे कंडीशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए R1 की वैल्यू हमें क्या मिली थी, R1 की वैल्यू जो हमें मिली थी वो मिली थी 242 ओम, ये मैंने लिख दिया। और R2 की वैल्यू जो हमें मिली थी, R2 की वैल्यू मिली थी हमें 484 ओम, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्या लिखा है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये कंडीशन दी गई है। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध निकालेंगे, यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या बोला मैंने, बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देखिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम की बात हो रही है। श्रेणी क्रम मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, पूरा टॉपिक और फॉर्मूला भी बताया हुआ है। अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस दिए गए थे, इसलिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू जो है वो है 242 ओम और प्लस R2 की वैल्यू 484 ओम है। इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इसको ऐड कर लीजिए तो R की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 726 ओम। तो ये हमने यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, जो हमें यहाँ पे कंडीशन दी गई थी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग टोटल रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल गया 726 ओम, यानी R की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है। मैं ऊपर साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, R की वैल्यू जो हमें मिली है वो मिली है 726 और ओम, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऊपर। अब क्या करेंगे, देखिए आगे क्वेश्चन में लिखा है जब इस संयोजन को 220 वोल्ट के विद्युत प्रदाय से जोड़ते हैं तो उनके द्वारा शक्ति की खपत होगी लगभग, यानी हमें यहां पे व्यय शक्ति निकालनी है। तो व्यय शक्ति P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है V स्क्वायर और अपॉन में क्या होता है, R होता है। अब यहाँ पे V की वैल्यू क्या हो जाएगी, साफ साफ लिखा है जब इस संयोजन को 220 वोल्ट के विद्युत प्रदाय से जोड़ते हैं तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 220 वोल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूले में V स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे 220 वोल्ट लिखा है ना, तो यही वैल्यू हो जाएगी। तो फॉर्मूले में V स्क्वायर है, तो V स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, देखिए V की जगह 220 और यहाँ पे इंटू 220 दो बार करेंगे क्योंकि V स्क्वायर है, और अपॉन में R। तो टोटल रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला, 726 हो, तो ये 726 ये मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट 22 से डिवाइड कर देता हूँ, 22 1 जा 22 और 0 तो रहेगा ही, और यहाँ पे 22 3 जा 66 होता, 6 बचेगा इधर जाएगा तो यहाँ पे 66 हो जाएगा, यानी 22 3 जा फिर से 66 हो जाएगा, यानी डिवाइड करने पर 22 से यहाँ पे ऊपर 10 और नीचे 33 आएगा। अब इस 10 की मल्टीप्लाई आप करवा दीजिए 220 में, तो करवाएंगे तो आपको मिलेगा 2200 और अपॉन में आपका 33, ये तो बचा ही हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करके, जो आपका यहाँ पे 2200 और अपॉन में 33 है, तो आपको सॉल्व करने पर मिलेगा 66.666, ऐसे सॉल्व करते हुए चले जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद केवल 2 अंक तक लेंगे, यानी क्या मिलेगा हमें 66.66, और पावर को निकाल रहे हैं तो किस में आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना, व्यय शक्ति निकालना है, तो वॉट में आएगा, ध्यान रखिएगा 66.66 वॉट, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे 66.66 वॉट कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन इसके करीब की जो वैल्यू है वही आपका आंसर हो जाएगी। तो 66.66 के पहले आपका यहाँ पे ये 66 वॉट आता है, ये करीब की वैल्यू है, तो यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको दशमलव में आंसर आपको मिलता है। फिर आपको क्या देखना होता है, देखिए ऑप्शन में आपके नहीं दिया होता है सेम जो आपका आता है, तो उसी के करीब जो आपकी वैल्यू होती है उसे ही हम आंसर मान लेते हैं। तो 66.66 वॉट के करीब आपकी है 66 वाली वैल्यू, जो 66 वॉट है, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक एक स्टेप मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है NO3
में n यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन फिक्स होता है, आएगा ही आएगा एंट्रेंस एग्जाम में, और सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, बस आपको अपना रिवीजन करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा NO3 और फिर इसके ऊपर माइनस का चार्ज लगा हुआ है। हमें n यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो n इसको मैं क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। फिर इसके बाद प्लस का साइन, यहाँ पे O लिखा है, O से मतलब ऑक्सीजन, और कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और कितने ऑक्सीजन है, 3 यानी 3। तो 3 इंटू -2 करेंगे तो हमें -6 मिलेगा। अब यहाँ पे -6 मिला और यहाँ पे ये प्लस का साइन, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस का साइन ऊपर से हटेगा और यहाँ पे O3 की जगह -6 और इज इक्वल टू, अब देखिए NO3 इसके ऊपर एक निगेटिव का चार्ज है, इसलिए इज इक्वल टू में हम -1 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि निगेटिव का एक चार्ज लगा हुआ है। अब अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, ये -6 है, जब इसको बराबर के इधर भेजेंगे -1 के पास तो क्या हो जाएगा, देखिए -1 तो यहाँ पे रहेगा ही, और -6 जब बराबर के इधर आएगा +6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो x इज इक्वल टू, देखिए माइनस प्लस मिलके यहाँ पे लेस हो जाएगा, और लेस करने पर हमें +5 मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे +6 यानी प्लस का साइन बड़ा और -1 माइनस का साइन छोटा। तो x इज इक्वल टू +5। x हमने किसकी ऑक्सीकरण संख्या मानी थी, n की मानी थी, नाइट्रोजन की, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू +5 यानी NO3 माइनस में n यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो क्या है, वो आपकी है +5। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल में सॉल्व करवाता हूँ। क्यों सॉल्व करवाता हूँ, ताकि आपको एक बार में अच्छे से समझ में आ जाए। कोई स्टूडेंट ऐसा होता जो पहली बार वीडियो को देखता है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा टाइम देंगे, देखिए जैसे कोई क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ तो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो वही क्वेश्चन आप 1 मिनट से भी कम में कर पाएंगे। ये सब क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये तो यहाँ पे मात्र 15 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे कम में भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन आपको समझाना जरूरी होता है, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर बल। फिर इसके बाद 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और आपको सिर्फ एक वर्ड पे फोकस करना है इस क्वेश्चन में, जो आपका यहाँ पे समांतर लिखा हुआ है। इसी में पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इस क्वेश्चन का। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 0 होगा। अब 0 क्यों होगा इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 10th में भी और 12th में भी पढ़ा होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, यदि कोई आवेशित चुंबकीय कण समांतर गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यह हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल हो जाएगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी 0 होगा। कॉन्सेप्ट क्या बताया, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि कोई आवेशित चुंबकीय कण समांतर गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस वर्ड पे फोकस कीजिए, समांतर वर्ड पे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या बताया, यदि कोई आवेशित चुंबकीय कण समांतर गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, यही आपका कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और इस पैटर्न के कई क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको इस पैटर्न के 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए थे इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में। तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का आवेश 10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से
पाई बाई 6, क्या लिखा है, पाई बाई 6 कोण पर प्रवेश करता है तो आवेश पर लगने वाला बल होगा। फिर इसके बाद 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन ये आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर फिजिक्स को रटेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, क्वेश्चन को रटिएगा नहीं। अगर आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को रटेंगे तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा। फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ था। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलॉम का आवेश, यानी Q की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19, यानी Q की जगह हम क्या रखेंगे, Q की जगह हम रखेंगे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलॉम को, ठीक है। फिर इसके बाद V, देखिए V की वैल्यू कहां दी गई है, यहां पे लिखा है कि 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलॉम का आवेश 10 रेज़ टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से, यानी V की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 10 रेज़ टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। वेग हमें यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। फिर इसके बाद B लिखा है फॉर्मूले में, तो B की वैल्यू कहां पे दी गई है, तो यहाँ पे लिखा है 10.5 मीटर पर सेकेंड के वेग से 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी B की जगह क्या रखेंगे, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद साइन और थीटा, तो थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा है तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से पाई बाई 6 कोण पर। अब थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, यहाँ पे देखिए पाई बाई 6 दिया है। पाई बाई 6 को सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है अपॉन में 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 0 तो यहाँ पे रहेगा ही, यानी थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 30 डिग्री मिल गई। पाई बाई 6 दिया था, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने पर 30 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, क्वेश्चन में 30 डिग्री रखेंगे। तो मैं ऊपर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 30 डिग्री ये दी गई है, जो पाई बाई 6 दिया था इसको सॉल्व किया। अब चलिए सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। F इज इक्वल टू Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर इसके बाद V यानी वेग 10 रेज़ टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर इसके बाद इंटू में B है, B से मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो B की जगह क्या रखेंगे, 2 को रखेंगे। फिर इंटू साइन और थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री हमने यहाँ पे निकाली, जो पाई में आपका दिया था पाई बाई 6। इसको सॉल्व करने के बाद अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। 1/2 जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.5। कैसे मिलेगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1 में आपको करना होगा 2 से डिवाइड, किससे, 2 से करना होगा, तो पॉइंट सबसे पहले 0 लगेगा, फिर पॉइंट लगेगा, तब जाके एक 0 यहाँ पे बढ़ेगा, और 2 5 जा 10 यानी 0.5 आपको मिलेगा ना सॉल्व करने पर। तो देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू जब आप 1/2 रखेंगे तो आपको इसको आगे डिवाइड करके सॉल्व करना होगा, ये आपको यहाँ पे समझना है। अगर आप नहीं करेंगे तो यहीं पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करने के बाद 0.5 मिलेगा, यानी अब मैं साइन 30 डिग्री की जगह सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं, 0.5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री हटा के सीधे सीधे मैं यहाँ पे लाके लिख दे रहा हूं 0.5, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1.6 इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 यहाँ पे लिखिए, और फिर यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर +5 आपकी है। यहाँ पे एक पावर निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, और 10 तो रहेगा ही, और 10 की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए 19 में से 5 को लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 14, और यहाँ पे पावर निगेटिव में आएगी, क्योंकि जो निगेटिव की पावर है 10 रेज़ टू द पावर -19 ये बड़ी है, और पॉजिटिव पावर छोटी है जो 10 की पावर 5 है। तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -14, फिर इंटू में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 0.5 है। जब देखिए 2 की मल्टीप्लाई आप 0.5 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1.0, या फिर आप इसे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए
जब 2 की मल्टीप्लाई आप 0.5 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1.0 या फिर आप इसे बोल सकते हैं 1, ठीक है 1 ये आपको मिलेगा। अब देखिए 1.6 इंटू 10⁻14 और ये इतने को सॉल्व करने पर, इतने वाले पार्ट को सॉल्व करने पर हमें 1 मिल चुका है। अगर इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आपको मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻14, यानी मैं 1 को यहां से हटा दे रहा हूं, 1 का कोई मतलब यहां पे है नहीं, तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻14 और यहाँ पे न्यूटन में आएगा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी 1.6 इंटू 10⁻14 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप सोचेंगे बिना प्रैक्टिस करे सॉल्व कर ले तो आपको प्रॉब्लम होगी। एक एक स्टेप मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो यही क्वेश्चन आप 1 मिनट से कम में सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 30 सेकंड का है, इससे ज्यादा का समय मुझे नहीं लगता, लेकिन आपको समझाना है तो इसीलिए एक एक स्टेप मैंने आपको डिटेल में समझाया, इसलिए टाइम लगा यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। 4 ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए गए हैं। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो करेक्ट आंसर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर से। ध्यान रखिएगा, देखिए आप लोगों ने फैराडे का नियम पढ़ा होगा, 10th में भी होता है, 12th में भी होता है। तो फैराडे के नियम के अनुसार जब किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इस रिलेशन को लिखना चाहे तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, अतः विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू हमें मिलेगा डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, और यहां पे निगेटिव का साइन भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1, ये इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं। ये फाई 2 माइनस फाई 1 ये है क्या, ये है फ्लक्स परिवर्तन, ये आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला लिखा है CaOH का होल ट्वाइस, फिर इसके बाद सिंदूर का फॉर्मूला HGS लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा है म्यूरेटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला HCl लिखा है, और फिर यहाँ पे ग्लोबर सॉल्ट लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला Na2SO3.7H2O लिखा है। एक मिलान यहाँ पे गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो ग्लोबर सॉल्ट है ये वाला मिलान गलत है, ग्लोबर सॉल्ट का फॉर्मूला ये नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है ग्लोबर सॉल्ट का। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, आपसे सीधे सीधे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है, अगर एक बार आप वो देख लेंगे तो चाहे कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछा जाए एंट्रेंस एग्जाम में उसी में से आएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़े आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे ग्लोबर सॉल्ट ये वाला मिलान गलत था। ग्लोबर सॉल्ट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है Na2SO4.10H2O होता है, ना कि ये होता है, ठीक है। तो यही मिलान गलत है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा हुआ है CaOH का होल ट्वाइस, फिर इसके बाद सिंदूर का फॉर्मूला HGS लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। म्यूरिएटिक अम्ल, देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसी को हम म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। तो म्यूरिएटिक अम्ल का फॉर्मूला HCl लिखा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही म्यूरिएटिक अम्ल बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगर यही आपको नहीं पता होगा तो तुरंत आप इसी ऑप्शन पे टिक करेंगे कि ये वाला मिलान गलत है, जो कि ये सही है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही हम म्यूरिएटिक अम्ल बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या
हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक न्यूमेरिकल दिया है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। तो क्वेश्चन लिखा है कि एक व्यक्ति पानी से भरी टंकी को ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे देख रहा है। टंकी की तली 30 मीटर की गहराई पर प्रतीत होती है। ध्यान रखिएगा, प्रतीत होती है इसका मतलब यहां पे आभास हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद लिखा यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो टंकी की वास्तविक गहराई हमें यहां पे बतानी है। टंकी की वास्तविक गहराई होगी, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे हम सीधे सीधे एक फॉर्मूले का यूज करने वाले, वो फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। तो देखिए अपवर्तनांक n इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है वास्तविक गहराई। ठीक है, वास्तविक गहराई, ये मैं शॉर्ट में यहां पे लिख रहा हूं, और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है आभासी गहराई। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं क्योंकि नीचे यहां पे जगह है नहीं। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे अपवर्तनांक n इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, वास्तविक को मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं वास्तविक गहराई, और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है आभासी। ठीक है, क्या होता है, आभासी गहराई। ये फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन आप 1 मिनट से भी कम में सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए अपवर्तनांक n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया है, यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 1.33 ये रख देंगे। फिर उसके बाद हमें यहां पे फॉर्मूले में क्या है, वास्तविक गहराई है और यही हमें निकालना है। तो वास्तविक गहराई, इसको हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, और अपॉन में आभासी गहराई। तो यहां पे लिखा है कि टंकी को ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे देख रहा है, टंकी की तली 30 मीटर की गहराई पर प्रतीत होती है। प्रतीत होती इसका मतलब आभास हो रहा है, और इसका मतलब आभासी गहराई हमें कितनी दी गई है, ये दी गई है 30 मीटर। तो आभासी गहराई की जगह हम क्या करेंगे, 30 को रख देंगे, 30 मीटर को। अब कुछ नहीं करना, इस 30 की मल्टीप्लाई करवा दीजिए 1.33 में, बस आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा अगले स्टेप में, जो यहाँ पे वास्तविक गहराई लिखा है ये आएगी आगे। ठीक है, वास्तविक गहराई इसको हम लिख देंगे आगे, यानी वास्तविक गहराई इज इक्वल टू 30 है, इसकी मल्टीप्लाई आप करवा दीजिए 1.33 में। ठीक है, जब 30 की मल्टीप्लाई आप 1.33 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 39.90 और मीटर में। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। लास्ट में हमने क्या किया, 30 की मल्टीप्लाई करवा दी 1.33 में, हमें क्या मिला, हमें आंसर मिल गया 39.90 मीटर, जो कि आपका दिया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे ना तो आपको फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे 30 की मल्टीप्लाई 1.33 में करवा दीजिएगा, वैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आपको यही करना है। अगर प्रैक्टिस होगी तो, अगर प्रैक्टिस ही नहीं होगी, फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में आया हुआ है। देखिए मेथिल ऑरेंज, ये आपसे पूछा गया प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। देखिए मेथिल ऑरेंज ये इंडिकेटर होता है, सूचक आप सबको पता है, मैंने आपको बताया भी हुआ है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। अब अम्लीय विलयन की बात हो रही है तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लाल। यानी प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है लाल, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर यही आपसे पूछ लिया जाए, अम्लीय की जगह क्या पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है, तब आप आंसर क्या करेंगे, तब आप आंसर करेंगे पीला। ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन यहां से बनता है, एक तो अम्लीय पूछेगा और दूसरा आपसे पूछ लेगा कि क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। तो देखिए क्षारीय पूछा जाएगा तो पीला, अगर अम्लीय पूछा जाएगा तो लाल। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे अम्लीय पूछा गया था तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन यहां पे लिखा है 500 किलोग्राम की एक क्रेन
36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 50 मीटर त्रिज्या से मुड़ती है। अभिकेंद्रीय बल होगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई। सबसे पहले हमें यहाँ पे द्रव्यमान m की वैल्यू पता है, जो कि कितनी है 500 kg। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। द्रव्यमान m की वैल्यू जो हमें यहाँ पे दी हुई है वो क्या दी हुई है 500 किलोग्राम। फिर इसके बाद लिखा है कि 500 किलोग्राम की एक क्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, ये आपका दिया v की वैल्यू, यानी वेग कितना दिया है, v की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है 36 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या करना होगा, देखिए क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा ये वेग दिया है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हमें चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो कुछ नहीं करना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है 36 और गुणे 5/18 हम यहाँ पे कर देंगे। तो 18 एक नम 18, 18 दूनी 36 होता, 2 की मल्टीप्लाई 5 में करवाइए यानी 10, और अब ये आपका मीटर पर सेकंड में चेंज हो चुका है। तो जो v की वैल्यू 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी थी, हमने इसको चेंज किया मीटर पर सेकंड में, तो हमें क्या मिला 10 मीटर पर सेकेंड, यानी v की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमने चेंज कर लिया मीटर पर सेकेंड में, तो हमें मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। यही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वेग की वैल्यू हमें यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई थी, क्योंकि वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है तो चेंज तो करना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हमने चेंज किया 10 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, कि वेग से 50 मीटर त्रिज्या से मुड़ती है। त्रिज्या यानी r की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, हमें दी गई है 50 मीटर। फिर हमसे पूछा जा रहा है अभिकेंद्रीय बल, यानी F की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर और अपॉन में r, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। m की वैल्यू 500, ये मैंने यहाँ पे रख दी। v स्क्वायर है, v स्क्वायर, v की वैल्यू क्या है 10, यानी क्या करेंगे स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, और अपॉन में आपका यहाँ पे r है, r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 50 है, 50 है ना, 50 मीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 5 1 जा 5, ये 5 2 जा 10, बचा क्या 500 और 500 की मल्टीप्लाई 2 में करवा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा 1000 और न्यूटन में आएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दिया गया 1000 न्यूटन, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। देखिए इस क्वेश्चन में सारा खेल आपका यहीं पे हुआ है, जो किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया गया है वेग की वैल्यू को, ये आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। अगर नहीं करेंगे वहीं पे आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आप तुरंत गलत कर देंगे। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन इतना डिटेल में बताया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। C12H22O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे C12H22O11 लिखा है, ये किसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट करके बताइएगा ये किसका केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो आशा करता हूं आप लोग सही बताएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये किसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं C12H22 और O11। इसमें हमें यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या C की निकालनी है। तो C की निकालनी है, इसको हम क्या करेंगे X मान लेंगे। और कितने कार्बन आपके दिए गए हैं, 12 कार्बन यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 12 कार्बन यहाँ पे है और C की ऑक्सीकरण संख्या X मानेंगे। अगर X × 12 करेंगे तो हमें 12X मिलेगा। यानी सीधे सीधे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, क्या करेंगे, ये C12 जो आपका लिखा है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 12X। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने क्या किया 12X लिख दिया, फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा। H22 लिखा है। देखिए हाइड्रोजन का जो
ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 1 होता है, और कितने हैं 22 यहाँ पे हैं, तो 22 इंटू 1 करेंगे तो आपको 22 मिलेगा, यानी H22 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे हम लिखेंगे 22। फिर इसके बाद प्लस का साइन O11, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और 11 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो 11 इंटू -2 करेंगे, यहाँ पे मिलेगा 22, वो भी माइनस का, -22 हमें यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए -22 और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस मिलके माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी प्लस का साइन ऊपर से हटेगा और यहाँ पे क्या आएगा -22 और इज इक्वल टू 0, क्योंकि C12H22 O11 के ऊपर कोई चार्ज तो यहाँ पे लगा नहीं हुआ है। अब देखिए अगले स्टेप में 12x और प्लस 22 में से 22 को लेस करेंगे 0 मिलेगा और इज इक्वल टू 0 मिलेगा। इसका मतलब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 12x इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यानी जो x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी वो भी क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। यानी C12H22 O11 में जो C की ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है, 0 है। तो करेक्ट आंसर कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी में, यानी 0। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।